कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, फिर उस सिचुएशन में फिर उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत लंबा बीत जाता है। पति पत्नी तो ये डिसाइड जब कोर्ट में जाते हैं मोस्टली डिसाइड करके आते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच्ड हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ और जो म्यूचुअल कंसेंट की बात करते हैं उसमें बहुत सारे पहलू हैं। अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों डिसाइडेड हैं कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, वो फिर भी नहीं हो पाता क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच्ड हैं कि फाइनेंशियल हार्डशिप उसमें क्या होगी, क्या चीजें दी जाएंगी, क्या चीजें एक्सचेंज होंगी, क्या फैक्टर्स होंगे। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप डिवोर्स के मैटर्स में देखें, हस्बैंड भी कहता है मुझे तलाक चाहिए, वाइफ भी कहती है मुझे तलाक चाहिए, लेकिन उसके अलावा वाइफ की कुछ डिमांड्स होती हैं, वो कहती है मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, हस्बैंड कहता है मैं 2 लाख रुपए दे सकता हूं या मैं 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। दोनों चाहते हुए भी तलाक, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नहीं होने देते। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। सपोजिटली एक चाइल्ड है, तो अब हस्बैंड भी चाहता है कि मैं तलाक ले लूं, वाइफ भी चाहती है मैं तलाक ले लूं, लेकिन ये डिस्प्यूट रह जाता है कि चाइल्ड की कस्टडी कौन लेगा, उसमें क्या विजिटेशन राइट्स होंगे या नहीं होंगे। हस्बैंड कहता है कि मैं तलाक देने को तैयार हूं लेकिन मुझे बच्चे के विजिटेशन राइट्स चाहिए। वाइफ कहती है कि मुझे नेक्स्ट शादी करनी है, अगर मैं इस बच्चे को साथ लेके जाऊंगी तो मैं आपको मिलने नहीं दूंगी। तो बहुत सारे कारण हैं जो इस शादी को रिजॉल्व होने से रोक लेते हैं। तो इन चीजों के लिए जो नया लॉ आ रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि इसमें क्या क्या चीजें दी जाएं, किस तरीके से इसको डिफाइन करा जाए। जैसे वासिफ जी ने कहा कि फाइनेंशियल हार्डशिप क्या हो, तो उसमें सारी चीजें कंसिडर करते हुए लेकिन इसी पूरी जो प्रक्रिया में जो जिंदगी है वो खराब हो जाती है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कोई भी मैटर देखें तो मैटर जब ट्रायल कोर्ट में चलता है 3-4 साल लग जाते हैं, तो अब इसमें जो लॉ में आने वाला है उसमें कहा गया है कि जज इज टू सी, देखिए हस्बैंड और वाइफ क्या कहते हैं कि हम इस शादी को नहीं चला सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं पास जो मैंने देखे भी हैं और करे भी हैं कि लास्ट स्टेजेस पे भी 5 साल बाद भी वो घर बच जाता है। तो आपको नहीं लगता सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत जाता है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम डिफरेंसेस और बढ़ जाते हैं, डिस्प्यूट्स और बढ़ जाते हैं। जब कोई भी लोग हमारे पास आते हैं तो डिस्प्यूट इतने होते हैं, लेकिन विद टाइम चीजें बढ़ जाती हैं। कोर्ट में भी अगर आप देखें कि आते हैं दोनों, सुबह शाम तक बैठ रहते हैं, बात तक नहीं करते, बहुत डिस्प्यूट। ये भी एक कारण बन जाता है कि जब फर्स्ट टाइम डेट पे आए तो दोनों ने बच्चों से बात नहीं करी। अगर हस्बैंड के पास चाइल्ड है तो हस्बैंड ये प्ली लेगा कि वाइफ ने पूरे दिन बच्चे से बात नहीं की। अगर वाइफ के पास है तो वाइफ ये प्ली लेगी कि हस्बैंड ने पूरे दिन ऐसे में क्या बच्चे से बात करी। कानून आ रहा है बात है कोर्ट में, तो एक कारण होता है। उलझनें कम होंगी इस कानून के लागू होने के बाद। We have to see, that is what I say कि it should be properly implemented। कि अगर लॉ बन भी जाता है, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, प्रॉज एंड कॉन्स तो जब चीज हो जाती है उसके बाद खिजाते हैं। तो मैं यही सबसे गुजारिश करूंगा जो इस लॉ को बनाने में सक्रिय रोल प्ले कर रहे हैं कि प्रॉज एंड कॉन्स को देखते हुए देखें, क्योंकि जब दूसरे लॉज बने हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स हम बाद में देख रहे हैं, तो उससे वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है और लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। दिक्कत यही है कि 498 बना है या फिर जो 13B बना है या जितने भी दूसरे कानून हैं जो कि चाहे मेंटेनेंस के हों वो, लेकिन उनका अगर सही तरह से पालन नहीं होगा, जल्दी से जल्दी केस निपटारे जाने की कोशिश नहीं होगी, तो ये केस यूं लटकते रहेंगे। तलाक दोनों चाहते हैं लेकिन दूसरी जो वजह है उनकी वजह से तलाक नहीं हो पाता। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे P7 कानून स्पेशल में और चर्चा जारी रहेगी, आपके कॉल्स भी लेते रहेंगे। फिर से स्वागत है आपका P7 कानून स्पेशल में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून की जो कि कई लोगों की जिंदगी में राहत भी ला सकता है लेकिन दुविधा भी पैदा कर सकता है। एक बड़ा सवाल और है कि आमतौर पर जब पति पत्नी के बीच लिटिगेशन हो तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 या CPRC 125 ऐसे कई तरह के केस लग जाते हैं, लेकिन डाइवोर्स के ये सारे मामले जो है ये सेटल हो जाने चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है, वरना तलाक के बाद नरक का द्वार ही देखना पड़ता है। जी क्या कहेंगे आप इस मामले पर कि जितने भी ये जो केसेस लगते हैं, ये धाराएं लगती हैं, ये सुलझने भी तो जरूरी है। देखिए, इसमें मैं चाहूंगा ये बताना आपको कि जब भी ये मैटर्स कोर्ट में जाते हैं तो एक ओपिनियन फॉर्म करके जाए जाते हैं। सपोजिटली कोई एक व्यक्ति या क्लाइंट जब मेरे पास आता है तो मैं उससे बैठ के जब फर्स्ट टाइम डिस्कशन करता हूं तो ये पूछता हूं कि आप क्या चाहते हैं इस मैरिज से। तो कुछ लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ तलाक चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें जो इन लॉज हैं और हस्बैंड है उसको आप जेल भेज दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आप इतने पैसे दिला दीजिए, हम कल ही तलाक
देने को तैयार हैं। तो सबसे पहले जो ये चीजें कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि वो चाहते क्या हैं इन चीजों से, यानी कि जो केस निपटने चाहिए कम से कम वो तो जल्दी से जल्दी निपटे। आप एक की समझने की कोशिश करें। एक बार वासिक जी से इस पर चर्चा करते हैं। वासिक जी, आपसे जानना चाहूंगा, इतने केसेस, इतनी धाराएं लग जाती हैं, तलाक के बाद अगर ये धाराएं लगी रहे तो शायद तलाक लेने के बाद भी इंसान चैन की जिंदगी नहीं जी सकेगा। ऐसे में कैसा मानते हैं आप, जल्दी जल्दी निपटना चाहिए मामले सारे? नहीं, जब इसका जब डिसीजन हो तो सारे जितने रिलेटेड केसेस है 498 डीवी सारे मेंटेनेंस के सारे एक साथ खारिज होने चाहिए। ये प्रोविजन तो होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इस प्रोविजन। मतलब खारिज ही होने जाने चाहिए, आप ये मानते हैं? जी हाँ, सबका डिसीजन एक साथ होना चाहिए। रुचि जी, आप क्या मानती हैं? मैं जो इन्होंने कहा है उससे मैं सहमत हूँ कि खारिज होना ही चाहिए। और दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि यदि दोनों अपनी रजामंदी से जल्दी से तलाक यदि उनको मिल जाता है तो तलाक ले ले, अपनी जिंदगी शुरू करें। रजामंदी, अगर मेंटेनेंस पर रजामंदी नहीं होगी तो कैसे तलाक? तो फिर कोर्ट को चाहिए ना, कोर्ट को चाहिए कि कोर्ट आके करे कि भाई कि हाँ यदि लड़का 1 लाख रुपए नहीं दे सकता है और लड़का हैसियत रखता है कि सिर्फ वो 50,000 दे सकता है, तो कोर्ट भी तो लड़की को कन्विंस कर सकते है कि भाई इसका 50,000 देने की इसकी हैसियत है। उस चीज का कोर्ट पता लगाए, अपने तरीके से पता लगाए कि हाँ भाई वास्तव में लड़का सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो उस चीज को कोर्ट के पास सारे अधिकार होते हैं। जी, मेरे ख्याल से वो पता लगा के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जी जयंती जी बोलिए काम होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ऐसे केसेस हैं जहां पे दोनों पार्टी सिर्फ तलाक में ही इंटरेस्टेड हैं, हम ये लायजो चाहते ही नहीं है, हम इस इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो वहां पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए कोर्ट को कि उनको तलाक इमीडिएटली मिल जाना चाहिए। जहां पे ये नेविगेशंस होती है कि नहीं मुझे इतना पैसा चाहिए, ये मेरी कंडीशंस है तब मैं तलाक दूंगी, वहां पे वन हैज टू बी लिटिल मोर केयरफुल। लेकिन जो बंदे खुद आके कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ तलाक चाहते हैं, हमें तलाक दिलवा दो, वहां पे तलाक दे देना चाहिए। दैट प्रोविजन शुड बी अवेलेबल इन द न्यू लॉ। और दूसरी बात ये है कि हम हमें इस वक्त कॉल कर रहे हैं अहमदाबाद से। जी हरिमोहन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मेरी शादी 2007 में हुई है। जी हेलो। जी बताइए 2007 में हुई है जी। और आवाज सुन। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये केस चला 498 का लगाया मेरी पत्नी ने जी। 498 का लगाया, वो बात भी नहीं करती है। मैंने सामाजिक तरीके से भी देखा है और मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ जी। मैंने छत्तीसगढ़ में इससे पहले धारा 9 लगाया था। वजह क्या थी हरिमोहन जी, वजह क्या थी? आपकी पत्नी क्यों नहीं रहना चाहती साहब? पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको। मैं कई बार बात करने की भी कोशिश करता हूँ, वो बात भी नहीं करती है, मिलती भी नहीं है जी। हाँ। और उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, क्या उनसे बात हुई आपकी? परिवार उसका जो हमारा ससुर है वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, वो बात करने भी नहीं देते। मैं कई बार उनके घर भी गया, अपने ससुराल में भी गया जी, तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। विवाद कहाँ से शुरू हुए थे हरिमोहन जी? जी, विवाद शुरू कहाँ से हुए थे? विवाद मैं अपोलो हॉस्पिटल में सर्विस करता हूँ, छत्तीसगढ़ में करता था जी, पहले जी। उसकी सर्विस भी लगवा दी थी। मात्र मेरे साथ वो 6 मंथ रही है जी। और एक बच्ची भी है जी। अभी 3 साल की बच्ची है, 3 साल की होने को है जी। और अभी तक मतलब कुछ मैं चाहता हूँ एक सॉल्यूशन हो जाए, वो आ जाए मेरे पास। जी 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 वासिफ जी, मैं आपको बताता हूँ मैम। तो हम वासिफ जी इस बारे में जानकारी लेते हैं। जी वासिफ जी। नहीं, इसमें देखिए जी सुनिए हरिमोहन जी, वासिफ जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, जब आपके साथ ये लोग 6 महीने थी आपके साथ, तो किस तरह का डिस्प्यूट या कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता था क्या? अलग ही रहते हैं, मतलब अलग छत्तीसगढ़ में रहते थे, हस्बैंड और वाइफ, और कोई नहीं रहता था। मदर फादर भी नहीं रहते थे। 498 में उसने मेरे मदर फादर को भी फंसा दिया। हमारे मेरे पापा जेल होके आ गए, मैं भी जेल होके आ गया हूँ। आपने मीडिएशन सेल का दरवाजा खटखटाया? नहीं खटखटाया मैंने। प्लीज खटखटाइए। कौन से कोर्ट में है आपका? मेरा वहाँ ये ग्वालियर में है। और मेजर शिकायत क्या? आपकी वाइफ की आपके अगेंस्ट शिकायत क्या है? तो उसने 498 लगाया ओनली। हाँ, लेकिन शिकायत और का लिस्ट और क्या? बेल हो गई आपकी सबकी? और कोई शिकायत नहीं है। आपकी बेल? हाँ, बैल हो गई है मेरी। नहीं, तो आप सेक्शन 9 का जो केस चल रहा है तो उसमें आप डालिए, एक एप्लीकेशन डालिए कि आपको सेक्शन 9 का खारिज हो गया, मतलब वो छत्तीसगढ़ में लगाया था मैं सेक्शन 9, वो उसमें एक भी बार नहीं आई मेरी पत्नी। अच्छा।
हाँ, उसका मतलब उसका फादर आता था तो अटेंड करता था, 1-2 केस ही अटेंड किया, उसके बाद वो मेरे पक्ष में ही हो गया। बट उन्होंने जो धारा 9 लगाए थे फैमिली कोर्ट में, उन्होंने उसमें लास्ट में ही लिख दिया था कि अपनी पत्नी के साथ आप जीवन व्यतीत करें, ऐसा मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब ये साफ हुआ कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है ना? जी जी, जैसा क्लियर कर दे। हमको 4 साल हो रहे हैं सर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सिचुएशन में क्या कुछ हो सकता है? मैं आपको कानून का पक्ष बताता हूँ इसमें। अगर आप देखें कि सेक्शन 9 का मतलब क्या है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का मतलब है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मतलब कि मेरी बीवी से कहा जाए कि मेरे साथ आके रहे। देखिए, इन्हें अगर डिक्री मिल भी जाती है, ये केस जीत भी जाते हैं, क्या कोई कोर्ट या हम लोग जबरदस्ती इनकी बीवी को इनके साथ रख सकते हैं? हम बेसिकली हमें ये देखना है कि अगर डिक्री पास भी हो जाती है इनके फेवर में तो वो एग्जीक्यूट कैसे कराई जाए। अगर कोर्ट इन्हें कह देता है कि ठीक है आपका ये केस मेंटेनेबल है, इनके फेवर में कर देता है, क्या कोई भी व्यक्ति उस लेडी को फोर्स कर सकता है कि आप इनके साथ जाके रहें? जी बिल्कुल। क्या कोई भी पुलिस वाला उन लेडी को जबरदस्ती इनके साथ उस घर में रख सकता है? तो बेसिकली ये कानून जो सेक्शन 9 का है, अगर डिक्री इनके फेवर में हो भी जाती है तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? This is the problem. This is the problem. Why then the court interferes and makes it a point to see that the compensation जो भी आप डिमांड करते हो अमाउंट वो हस्बैंड देता रहे, मेंटेनेंस देता रहे, सब कुछ हस्बैंड देता रहे। जब कोर्ट डिसाइड करती है रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स, तब ये कोर्ट क्यों नहीं इंश्योर करती कि वो औरत जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जाके रहे? कोर्ट लाचार है, और जब पैसा निकलवाना होता है तब कोर्ट बिल्कुल क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। भावनाओं से बंधे हुए रिश्ते क्या कानून की डोरी से बांधे रखे जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर लेंगे, थोड़े से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, चर्चा इस पर जारी रहेगी, साथ ही हमारे कॉलर्स भी जारी रहेंगे। फिर से स्वागत है आपका। और P7 कानून स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं उस कानून की जो कि आ सकता है, जल्दी आने वाला है। और वो कानून ये है कि अगर तालमेल नहीं है तो तलाक हो जाना चाहिए। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। हम चर्चा कर रहे हैं इस पर, लेकिन उससे पहले हम एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, सुनील हमारे साथ लुधियाना से जुड़ गए हैं। जी सुनील, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, मेरी शादी 2004 में हुई थी, तो मेरे 2 बेबी हैं। मेरी वाइफ को मैंने पढ़ाया, सब कुछ किया, IAS तक उसको करवाया, कोचिंग दवाई, पर उसके बाद फिर भी वो मेरी फैमिली को नहीं वो रखना चाहती साथ में। मेरी दोनों सिस्टर दोनों मैरिड हो गई, अब तो ओनली मदर है। उनके बाद भी वो मुझे परेशान कर रही है। अब मैं एक NGO में हमारी वो मुलाकात भी करवाई, सब कुछ हो गया, वो नवंबर में आ भी गई पिछले साल। उसके बाद फिर वो चली गई। वो बिल्कुल परेशान कर रही है और उसने मेरे पे वायलेंट एक्ट और खर्चे का किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ? 2 बेटियां मेरी, मुझे बच्चे प्यारे हैं, मुझे बच्चे चाहिए। जयंती जी, एक बहुत बड़ी दुविधा ये कि माँ चाहिए, वो कहते मुझे पैसा चाहिए। जी सुनिए, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ, उनकी राय सुनते हैं। जयंती जी, एक बहुत बड़ी दुविधा है, ये माँ को साथ नहीं रखना चाहती है बहू। दिस इज द अपॉर्चुन केस फॉर अस टू वर्क विथ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उन्होंने केस डाल दिया, वो माँ को नहीं रखना चाहते और ये अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। यहाँ पे नेगोशिएशन पॉसिबल है। ये देखना पड़ेगा कि डायनामिक्स क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो इस रिश्ते में अड़चने डाल रही है। बिकॉज ही इज विनिंग, ही हैज दैट अफेक्शन फॉर द चिल्ड्रन। एक बात बताओ आपको, माँ शायद वही चीज है जयंती जी, जो शब्द दुनिया का सबसे बड़ा परिपूर्ण शब्द है, वही यहाँ पर रोड़ा बन रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से मैं ऐसे केसेस जानती हूं जहां पे माँ जो है बहुत परेशान करती है, मदर इन लॉ जो है बहुत परेशान करती है, तो वो परेशानियां जो है उसका हल हो सकता है बिकॉज ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। जो सोल्यूशन जो हस्बैंड देते हैं वो अपनी इनकी वाइफ को पसंद नहीं, तो यहाँ पे आप नेगोशिएट करके एज ए प्रोफेशनल यू सर्टेनली कैन इंटरवीन एंड दिस मैरिज कैन बी सेव्ड। यहाँ पे लॉ कुछ नहीं कर सकता। जी चलिए, जितने भी कानून जो औरतों के लिए बने हैं, चाहे वो 498 के हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो या फिर दूसरे कानून हो, इनके बारे में जागरूकता शहरी इलाकों में ज्यादा देखी गई है, ग्रामीण इलाकों में इसके बारे में जागरूकता कम है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं।
ये बताइए कि घर में अगर जो मर्द लोग हैं उन लोग अगर घर में मर्द लोग अगर कुछ ज्यादती करता है, मारपीट करता है, तो उसके लिए क्या कानून होना चाहिए? जानिस्ला, नहीं जानते। नारी हिंसा कानून है, दहेज प्रताड़ना का कानून है, ये सब कुछ जानकारी है आपको? नहीं, वैसा तो हम लोग को अभी जानकारी नहीं है, हम लोग को कोई बताया नहीं है। संगीता जी, ये बताइए कि इस पूरे गांव में कहीं पर भी नारी को जो अधिकार है उसको लेकर कोई होर्डिंग, बोर्डिंग, कोई लिखावट, कोई वॉल पेंटिंग कहीं नजर आता है? जी नहीं। एक महिला को जो सुरक्षा के अधिकार हैं, जो उनको नारी हिंसा के विरुद्ध जो कानून बनाए गए हैं, उसकी कितनी जानकारी आपको है और क्या क्या जानती हैं आप? वो तो मेरे को मालूम नहीं है सर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पाहन टोली है रांची के अरगोड़ा बस्ती का। यहाँ पर कई महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, लेकिन महिला सुरक्षा अधिकार और नारी हिंसा के विरुद्ध जो कानून है, इनकी इन्हें जानकारी का अक्षर तक की भी नहीं है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश में महिलाओं की स्थिति की क्या दशा और दिशा है। तो हमने देखा ये कि ग्रामीण महिलाओं को इन कानूनों के बारे में बहुत कम जागरूकता है। बिल्कुल, जागरूकता की यहाँ पर साफ तौर पर कमी नजर आ रही है और अक्सर ये देखा गया है वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाती है। जयंती जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल कि इस सिचुएशन में ग्रामीण महिला क्या करे? जागरूकता की कमी नहीं है, उन्हें अपने हक के बारे में नहीं पता है। देखिए, मैं अक्सर दोहराती हूँ, फिर दोहराऊंगी कि जहां पे ये कानून जो है उनका मौजूद होना बहुत जरूरी है, वहां पे ये कानून है ही नहीं। इनकी जानकारी है, इनके अवेयरनेस के लिए लीगल अवेयरनेस कैंप्स चलाते हैं, एनजीओज करते हैं ये काम, लीगल एड सेल्स भी करते हैं। एक प्रोविजन ग्रामीण क्षेत्र में भी होना चाहिए जहां पे इस तरह की जानकारी और इस तरह की मदद इन औरतों को मिलनी चाहिए। और जो हम कह रहे हैं कि मिसयूज जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, जहां पे इनको पहुंचना चाहिए, जहां मदद मिलना चाहिए वहां मिल नहीं पाता, और जहां जरूरत नहीं है वहां पे इन लॉज का मखौन किया जा रहा है। बिल्कुल, वासिफ जी, आप क्या कहेंगे? वाकई में जहां जरूरत है उन्हें तो इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, देखिए, मिसयूज जरूर हो रहा है। 498 जो कानून है वो किसी को यूज करने के लिए कभी बनाया नहीं गया था। वो कानून बना गया था पैसा कमाने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए। तो इट्स अ वेरी इंटेंशनल स्ट्रैटेजी कि 498 को कभी प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि इसके थ्रू कहते हैं पैसा कमाना है। तो सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास वाली जितनी कितनी महिलाएं हैं, ये कानून उनके लिए है। बाकी जस्टिस के लिए तो बहुत से कानून है। 323 लीजिए, इसमें कहते हैं वायलेंस कवर होता है। और मेरे ख्याल से डाइवोर्स रेट आपका कम हो जाएगा अगर आपने 498 हटा लिया तो। जी, रुचि जी, आपको क्या लगता है कि अगर 498A हटा देते हैं, क्या इस सिचुएशन में क्या जो तलाक के केसेस हैं वो कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे? ये तो कहा नहीं जा सकता कि तलाक के केसेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेट्रो सिटी जो है कि ज्यादातर तलाक उन्हीं ही क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। और जहां तक मैं समझती हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की जिन महिलाओं को कुछ पता ही नहीं है तो कहाँ से डाले अपना केस, कहाँ से अपनी आवाज उठाए? तो इसके लिए जो वास्तव में जो एनजीओ वगैरह जो काम कर रहे हैं, लीगल के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी होना चाहिए। साथ ही मेरा उस गांव के पंचायत से भी रिक्वेस्ट है कि वीकली नहीं तो 15 दिन में कोई एक ऐसा कैंप लगाएं जो कि मतलब बिना पढ़ी अनपढ़ महिलाओं को एक सरसरी तौर पे जानकारी दे कि ये आपके अधिकार है कानूनी तौर पे, इनका आप प्रयोग करें। लेकिन जो महिला आयोग है ये शहरों में ज्यादा काम क्यों करते हैं? ये इनके जो कार्यकर्ता हैं गाँव में ज्यादा जरूरत है। गाँव में ज्यादा जरूरत है लोगों को, गाँव की महिलाओं को ज्यादा जरूरत है और इनको गाँव में ही जाकर कार्य करना चाहिए। वासिफ जी, आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, क्यों क्या वजह है कि शहरों में ज्यादा इनका काम रहता है? क्योंकि वुमेन सेल वालों, क्योंकि 498 अगर पर्पस शहरों के लिए है, ये कानून जस्टिस दिलाने के लिए नहीं है। बहुत से 10 कानून पड़े हुए हैं हमारे इंडियन पेनल कोड में जस्टिस के लिए। 498 का पर्पस नहीं है जस्टिस दिलाना। आपके आंकड़े खुद बताते हैं जी, जितने आपके डाइवोर्स के केसेस हैं, मैरिटल डिस्प्यूट्स के हैं, सब में 498 इज द मेजर मुद्दा। अगर उसे ही हटा लें तो मेरे ख्याल से इतनी परेशानियां मैरिटल लाइफ में ना हो। विवेक जी, आपसे आखिरी वो मैं जानना चाहूंगा, कानूनी तौर पर कि किस तरह से ये जो इसका हल है क्या निकाला जा सकता है? देखिए, अगर आप ये केसेस देखते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं विद टाइम। तो जैसे ही जो एक कॉलर थे जिन्होंने सेक्शन 9 के बारे में कहा, तो मैं उस बारे में कहूंगा कि कोर्ट को और हमारी लॉ मेकिंग एजेंसीज को ये देखना चाहिए कि सेक्शन 9 का बेसिक मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ साथ रहें। अगर वो मैटर भी 10-10 साल चलेगा, हस्बैंड और वाइफ ड्यूइंग नहीं रह पाएंगे, तो इसको स्पेसिफाई करते हुए कि सेक्शन 9 की जो पिटीशन है वो 2 दिन में या 10 दिन में डिसाइड हो जाए। अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक बार कहते हैं कि हम नहीं रह सकते साथ, तो आगे उन्हें फ्यूचर में ये मौका ना दिया जाए कि इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ
ऑल द रिसोर्सेज। और जो नया कानून आ रहा है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, उसमें मैं यही कहूंगा कि ये देखा जाए कि प्रॉज एंड कॉन्स देखते हुए कानून बनाया जाए कि बाद में उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो तलाक का मुकदमा यानी कि जिंदगी भर का दर्द। एनजीओ की मांग है कि तलाक के लिए 3 साल की समय सीमा बांध देनी चाहिए और 60 साल से ऊपर के पतियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल ये बात सही भी हो सकती है। 60 साल का आदमी जिंदगी की सहूलतें जुटा चुका होता है और ऐसे में अगर पत्नी तलाक इसलिए लेना चाहे कि उसे हिस्से में संपत्ति उसके हिस्से में आ जाए और जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, तो ये भी इस कानून का मिसयूज ही होगा। तो आप सभी विशेष अतिथि हमारे बीच में आए, जयंती जी, वासिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। रुचि जी, विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इतना तय है कि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये भावनाओं से जुड़े हुए रिश्ते हैं, कानून की डोरी से बांधना इन्हें संभव नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब भी भावनाओं की डोरी खुल जाती है तब इन्हें बांधे रखना आसान नहीं होता और इसके लिए यह जरूरी है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फैसला जरूर हो, ताकि एक तरफ 2 जिंदगियां ये आसानी से अपनी नई जिंदगी शुरुआत कर सके, दूसरा वो अगर कोई इसमें बच्चा है, कोई तीसरी जिंदगी भी है, तो उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, इस तरह का कानून बने ताकि उसका मिसयूज जो अब तक होता जा रहा है, गलत तरह से उसका इस्तेमाल होता रहा है, वो एक तरह से रुक जाए और जिंदगियां, जिस तरह से हमारे सहयोगी मुकेश भी कह रहे हैं, जिंदगी बर्बाद होती है, वक्त बर्बाद होता है, वो ना हो। तो अगले हफ्ते हम फिर से जुड़े आपके साथ एक नया मुद्दा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि अगर आप अपनी राय या अपनी सलाह या कोई भी बात आप कहना चाहते हैं तो आप हमें कह सकते हैं ईमेल के जरिए। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है kanun@p7news.com। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, kanun@p7news.com। इस पर आप अपनी राय या कोई भी सवाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिलहाल अगले हफ्ते तक के लिए हम आपसे इजाजत देना चाहेंगे। P7 कानून स्पेशल में अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे, मुकेश कपिल और मेरे सहयोगी अंकिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।